नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भूपेंद्र सेन और आप देख रहे हैं केमिस्टार सेन। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 से साइक्लोएल्केन्स, देयर स्टेबिलिटी एंड बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी के बारे में। सबसे पहले समझते हैं साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं। वे चक्रीय यौगिक जिनके वलय में समृद्ध हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं और संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को साइक्लोएल्केन्स कहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जहां पे n की वैल्यू 3 या 3 से अधिक हो सकती है। केमिस्ट्री में हम बहुत से साइक्लिक कंपाउंड देखते हैं, किंतु वे सभी साइक्लोएल्केन्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अंतर्गत वही साइक्लिक कंपाउंड आते हैं जिसमें चक्रीय संरचना का निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ हो। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन में कोई अन्य तत्व उपस्थित नहीं है। अब जैसे इस साइक्लोप्रोपेन में यदि इस कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वह साइक्लोएल्केन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें क्रियात्मक समूह जुड़ गया है और वह एक कीटोन अर्थात साइक्लोप्रोपेनोन बन गया है। अतः साइक्लोएल्केन वे चक्रीय यौगिक होती हैं जिसका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन के चक्रीय रूप से जुड़ने से होता है। इनका वर्गीकरण कार्बन की संख्या के आधार पर किया जाता है, जैसे साइक्लोप्रोपेन 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग। इनको सामान्यतः इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जाता है। नामकरण: चूंकि साइक्लोएल्केन में मिथिलीन समूह चक्रीय रूप से जुड़े हुए होते हैं, अतः कॉमन पद्धति में इनका नामकरण मिथिलीन समूह की संख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे इसमें 3 मिथिलीन समूह चक्रीय रूप से जुड़े हैं, इसलिए इसे ट्राइमिथिलीन कहते हैं। इसमें 4 मिथिलीन समूह चक्रीय रूप से जुड़े हैं, इसलिए इसे टेट्रामिथिलीन कहते हैं। इसी प्रकार अन्य का भी नामकरण किया जा सकता है। आईयूपीएसी पद्धति में इनके नामकरण के लिए संगत एल्केन के नाम के आगे साइक्लो प्रीफिक्स लगा दिया जाता है, जैसे साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन में साइक्लो प्रीफिक्स लगाने पर यह साइक्लोप्रोपेन कहलाएगा। इसी प्रकार साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, इनका भी नामकरण संगत एल्केन के आधार पर किया जा सकता है। अब यदि चक्रीय संरचना में या रिंग में कोई प्रतिस्थापी या समूह जुड़ा हो तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? उसके लिए हम कार्बनिक यौगिक के नामकरण की जो आईयूपीएसी पद्धति है उसके अनुसार नामकरण करते हैं। उसके लिए सबसे पहले रिंग के परमाणुओं पर नंबरिंग करते हैं, जैसे पूर्व में नामकरण के लिए हम करते आए हैं। इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे ये एक साइक्लोहेक्सेन है, उसमें मैंने 2 प्रतिस्थापी मेथिल ग्रुप CH3 और CH3 पहले और तीसरे पोजीशन पे लगा दिया है। अब हम यहाँ पे इसका सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। पूरे जो साइक्लिक रिंग है उसमें 1 से लेके नंबरिंग करते जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबरिंग हमने कर दिया। अब इसके बाद जो प्रतिस्थापी जहां जुड़े हुए हैं उनके सम्मुख न्यूमेरिकल नंबर लिखते हैं और उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। चूंकि ये साइक्लिक रिंग में जुड़े हुए हैं मेथिल ग्रुप, इसलिए इसका नाम क्या हो गया 1,3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे देखते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोएल्केन नहीं है ये। अब यहाँ पे क्योंकि प्रतिस्थापी जो है वो एल्कोहल जुड़ गया है, अब ये एल्कोहल बन गया है, साइक्लिक एल्कोहल ये बन गया है। पर चूंकि नामकरण समझना है यहाँ पे, इसलिए हम इसका भी उदाहरण ले सकते हैं। इसका नामकरण कैसे करेंगे? यहाँ भी हम सबसे पहले कार्बन पे नंबरिंग करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापियों के आधार पे उनका नामकरण करेंगे। अब नंबरिंग पहले कहाँ पे देना है? तो आपको याद होगा कि जब हम आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करते थे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले प्रायोरिटी देते थे। उस आधार पे यहाँ पे एल्कोहल को
1 नंबर पे रखेंगे, यहाँ पे जो प्रतिस्थापी अल्कोहल जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर देंगे, उसके बाद हम नंबरिंग करते जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से हमने नंबरिंग कर दी। अब चूंकि ये साइक्लोएल्केन न होके क्या बन गया है, साइक्लिक एल्कोहल, इसलिए उसी के आधार पे इसका नामकरण होगा। तो क्या हो जाएगा इसका नामकरण, 3 मेथिल। देखिए तीसरे पोजीशन पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 मेथिल साइक्लिक ग्रुप है, इसलिए साइक्लो, और यहाँ पे हेक्सेन है इसलिए हेक्स या हेक्सेन, और पहले पोजीशन पे ऑल जुड़ा हुआ है इसलिए हो गया 1 ऑल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स, बेयर स्ट्रेंथ। निम्नतर साइक्लोएल्केन्स जैसे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन एल्कीन के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और इनमें योगात्मक अभिक्रियाएं आसानी से हो जाती है। इसी प्रकार से या इसके विपरीत उच्चतर एल्केन के समान स्थायी होते हैं। तो उच्चतर साइक्लोएल्केन्स के स्थायित्व तथा निम्नतर साइक्लोएल्केन्स की अधिक क्रियाशीलता को समझाने के लिए एडोल्फ वॉन बेयर ने 1885 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे बेयर तनाव सिद्धांत या बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार रिंग का निर्माण करने वाले कार्बन परमाणु प्लेन में होते हैं। कार्बन की चारों संयोजकताएं एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के चारों कोणों की ओर निर्देशित रहते हैं और एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाती है, जैसे यहाँ हम मेथेन में देख सकते हैं। ये संयोजकताएं रिजिड नहीं होती है, इनकी दिशाओं में परिवर्तन हो सकता है, जिससे क्या होता है, अंतर संयोजकी कोण, ये जो कोण बना हुआ है उसमें परिवर्तन हो जाता है। जिससे अणु में क्या होता है, एक तनाव या विकृति उत्पन्न हो जाती है जो अणु को अस्थायी कर देती है। अब देखिए यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन हमने बनाया है। अगर इसको समझना है तो सबसे पहले हम देखते हैं मेथेन का एग्जाम्पल। जब मेथेन का अणु बनता है तो उसमें हर संयोजकता बंध जो बने हुए हैं बंध, उनके बीच का कोण होता है 109 डिग्री 28। यहाँ पे प्रत्येक कोण 109 डिग्री 28 मिनट का है। किंतु जब यह चक्रीय रूप में अर्थात 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम यहाँ पे कार्बन जोड़ दे और एक चक्रीय संरचना का निर्माण करे, तो यहाँ पे जो कोण था अंतर संयोजकी कोण वह 109 डिग्री ना होके उसमें परिवर्तन हो गया है, और ये यहाँ पे हम देख सकते हैं वो 60 डिग्री का हो गया है। अंतर संयोजकी कोण में जितना ज्यादा विचलन होगा, इस कोण में जितनी ज्यादा विचलन होगा 109 डिग्री से जितना अधिक परिवर्तित होगा, अणु में उतना ही अधिक तनाव उत्पन्न होगा और अणु उतना ही अधिक अस्थायी हो जाता है। बेयर तनाव के इस विकृतवाद या बेयर तनाव सिद्धांत के आधार पर चक्रीय यौगिकों के आपेक्षिक स्थायित्व को सरलता से समझा जा सकता है। इसके अनुसार किसी अणु के संयोजक बंधों के कोण में चतुष्फलकीय कोण 109 डिग्री 28 मिनट की तुलना में जितना अधिक विचलन होता है, यौगिक उतना ही अधिक अस्थायी हो जाता है। यहाँ पे हम साइक्लोप्रोपेन के एग्जाम्पल से इसमें समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन जब बनने से पहले ये चतुष्फलकीय संयोजकता रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में था। अब जैसे ही ये साइक्लोप्रोपेन बनता है तो ये कोण जो है घटकर 60 डिग्री का हो जाता है। अब इसमें विचलन कितना हुआ इसको हम समझ सकते हैं। इसको हम साइक्लोप्रोपेन के एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। इसमें रिंग में 3 कार्बन परमाणु एक समत्रिबाहु के तीनों कोणों पर स्थित है, इसलिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कोण कितना है, 60 डिग्री का। अब प्रत्येक बंध के बनने के बाद इसमें डिस्टॉर्शन या विकृति कितनी आई, इसका कैलकुलेशन हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन के लिए जो विकृति का मान है, डिस्टॉर्शन का मान है, वो 24 डिग्री 44 मिनट का आता है।
तो विकृति के आधार पर हम समझ सकते हैं कि यह अणु कितना अस्थायी होगा। जैसे कि बेयर तनाव सिद्धांत के अनुसार चौथे पॉइंट में ये कहा गया था कि अंतर संयोजकी कोण, मतलब रिंग बनने के बाद जो आंतरिक कोण है उसमें कितना 109 डिग्री 28 मिनट से कितना विचलन होता है, उसी के आधार पर अणु का स्थायित्व डिसाइड होता है। वो कितना अस्थायी होगा वो विकृति अधिक होने के ऊपर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा विकृति होगी अणु उतना ही अधिक अस्थायी होगा। इसी प्रकार यदि किसी चक्रीय यौगिक में n नंबर ऑफ कार्बन परमाणु है तो उसके लिए विकृति का मान इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ साइक्लोएल्केन्स के लिए यह मान। इस टेबल में कुछ साइक्लोएल्केन्स के लिए यह मान रखा गया है। जैसे साइक्लोप्रोपेन के लिए 24 डिग्री 44 मिनट का आता है, साइक्लोब्यूटेन के लिए 9 डिग्री 44 मिनट का आता है, साइक्लोपेंटेन के लिए 44 डिग्री 44 मिनट का आता है, साइक्लोहेक्सेन के लिए वैल्यू है और साइक्लोहेप्टेन के लिए ये। तो यदि हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन के स्थायित्व का ऑर्डर देखें तो बेयर तनाव सिद्धांत के अनुसार यह ऑर्डर जो होगा, इनका ऑर्डर होगा सबसे कम स्थायी या सबसे ज्यादा अस्थायी होगा साइक्लोप्रोपेन, फिर उसके बाद स्थायी होगा साइक्लोब्यूटेन, फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, फिर उसके बाद साइक्लोपेंटेन। यहाँ प्लस और माइनस जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव विचलन को बताता है। इसमें हमको सिर्फ वैल्यू देखनी है, वैल्यू मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, साइन को नहीं देखना है। तो न्यूमेरिक वैल्यू जितना अधिक होगा विचलन उतना ही अधिक होगा और चक्रीय यौगिक उतना ही ज्यादा अस्थायी होगा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं ये सबसे ज्यादा अस्थायी, फिर उसके बाद ये, फिर साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद साइक्लोपेंटेन यहाँ पे बेयर तनाव सिद्धांत के आधार पे सबसे ज्यादा स्थायी होना चाहिए। किंतु इनका सही क्रम जो होता है वो इस प्रकार से होता है, सबसे कम स्थायी साइक्लोप्रोपेन, फिर साइक्लोब्यूटेन, उसके बाद साइक्लोपेंटेन और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन। मतलब साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्थायी हो रहा है। साइक्लोहेक्सेन का साइक्लोपेंटेन से ज्यादा स्थायी होना बेयर तनाव सिद्धांत का अपवाद है। इसका कारण यह है कि साइक्लोहेक्सेन सरूपण के कारण, कन्फर्मेशन के कारण अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसके बारे में हम साइक्लोहेक्सेन के सरूपण में अलग से समझेंगे। और ज्यादा डिटेल के लिए आप इन बुक्स को रिफर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।